हेलो गाइस, वेलकम टू द फर्स्ट लेक्चर ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि लास्ट चैप्टर है 6th क्लास के सिविक्स का। तो इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। अब डिस्ट्रिक्ट तो हमें पता है, डिस्ट्रिक्ट मतलब क्या होता है? जिला। ठीक है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्या? तो डिस्ट्रिक्ट में जो भी गवर्नमेंट है वो अपना रूल कैसे कैसे चला रही है, ठीक है, उसके क्या क्या काम है, वो सब हमें पढ़ना है इस चैप्टर में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के बारे में। तो आपने बहुत बार सुना होगा, कोई पर्सन जब आपने देखा होगा कि एक गाड़ी होती है लाल बत्ती वाली, उसमें से एक पर्सन बाहर निकलता है, उसके आसपास 4-5 ऐसे बॉडीगार्ड होते हैं, ठीक है। तो वो कौन होता है? कहा जाता है कि ये तो बहुत बड़ा कलेक्टर है। तो वही होता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जो कि पूरे डिस्ट्रिक्ट का हेड होता है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कौन होता है? पूरे डिस्ट्रिक्ट का हेड होता है, मेन पर्सन होता है, ठीक है। फिर हमें पढ़ना है द चीफ ऑफ डिस्ट्रिक्ट पुलिस। डिस्ट्रिक्ट में जो भी पुलिस है, उन पुलिस डिपार्टमेंट का भी एक हेड होता है, जिसे हम एसपी कहते हैं। आपने सुना होगा एसपी का नाम, ठीक है। तो वो होता है डिस्ट्रिक्ट पुलिस का हेड, तो उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे डिस्ट्रिक्ट के कोर्ट्स के बारे में। कोर्ट यानी न्यायालय, जहाँ पे केसेस हम लड़ते हैं, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कुछ बच्चे हैं जो आपस में बात कर रहे हैं। We learnt about the जिला परिषद but there was no mention of district collector। तो ये बच्ची यहाँ पे कह रही है कि हमने जिला परिषद के बारे में तो पढ़ा। कब पढ़ा था? हमने 3rd चैप्टर में पढ़ा था जिला परिषद के बारे में, और उसमें हमने पढ़ा था कि जिला परिषद कहाँ होती है? तो डिस्ट्रिक्ट में होती है। हमने 3rd चैप्टर में 3 बॉडीज़ के बारे में पढ़ा था, ग्राम पंचायत, पंचायती राज एंड जिला परिषद, जिसमें से हमने देखा था जो ग्राम पंचायत होती है वो होती है विलेज लेवल पे, है ना। जो पंचायत समिति होती है वो होती है तहसील के लेवल पे, और जो जिला परिषद होती है वो कहाँ पे होती है? तो डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे। तो यही जिला परिषद के बारे में हमने पढ़ तो लिया, बट उसमें डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का तो कुछ भी नहीं बताया गया। न्यूज़पेपर ऑलवेज मेंशन द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इन न्यूज़, बट यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि हम जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमेशा ही डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की बात होती है ना, कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने ये रूल बनाया है। जैसे अभी कोरोना का केस था तो न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा मेंशन हुआ था डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का, कि लॉकडाउन को इतने दिन तक हमें बढ़ाना है, ये ऑर्डर्स आए हैं ऊपर से। तो ऊपर से यानी कहाँ से? तो वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ही ये सारे ऑर्डर्स देता है। अवर टीचर्स विल बी एबल टू टेल अस माई दीदी सेज शी वॉन्ट्स टू बिकम अ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। तो यहाँ पे ये बच्चा कह रहा है कि हमारे टीचर्स से हमें पता चलेगा कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कौन होता है, और इसकी जो दीदी है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनना चाहती है। तो आप में से भी कई बच्चे होंगे जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनना चाहते हैं, है ना। आपने IAS IPS का नाम सुना होगा, तो वो जो IAS है वही होता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। डू सच क्वेश्चंस अकर टू यू टू। तो यहाँ पे पूछा गया है कि क्या आप भी ऐसे क्वेश्चंस कई बार आपके दिमाग में आते हैं कि कलेक्टर कौन होता है, एसपी कौन होता है ना, ये सब, या फिर डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाया जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? रूल करना। गवर्नमेंट के क्या क्या काम है डिस्ट्रिक्ट में, किस तरह से वो रूल्स बना रही है और डिस्ट्रिक्ट को हैंडल कर रही है, उसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। द जिला परिषद इज़ अ पार्ट ऑफ द रूरल लोकल गवर्नमेंट सिस्टम, दैट इज़ द पंचायती राज सिस्टम। तो हमने देखा था कि जिला परिषद जो है वो पार्ट है, किसका पार्ट है? रूरल लोकल गवर्नमेंट सिस्टम का, है ना, या फिर पंचायती राज सिस्टम का। ये जो पंचायती राज सिस्टम है इसके 3 पार्ट्स थे। कौन सा? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, और फिर एक था जिला परिषद, ठीक है। ये हमने 3rd चैप्टर में पढ़ा था। बट इन महाराष्ट्र द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इज शेयर्ड बाय बोथ द जिला परिषद एंड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। अब महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र स्टेट में क्या हो रहा है? अगर डिस्ट्रिक्ट है कोई, तो डिस्ट्रिक्ट में 2 लोग मेन होते हैं जो डिस्ट्रिक्ट का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं, ठीक है। पहला कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? फर्स्ट तो है जिला परिषद, ठीक है, और दूसरा कौन होगा? दूसरा है डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर और उसकी पूरी टीम, ठीक है। तो ये जो 2 लोग हैं ये मिलकर डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं। द यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट बोथ पार्टिसिपेट इन दिस एडमिनिस्ट्रेशन। अब इस एडमिनिस्ट्रेशन में यूनियन गवर्नमेंट भी पार्टिसिपेट कर रही है और स्टेट की गवर्नमेंट की। तो यहाँ पे कौन से स्टेट की बात हो रही है? महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र की जो भी स्टेट की गवर्नमेंट है वो, और यूनियन गवर्नमेंट का मतलब होता है जो गवर्नमेंट पूरे इंडिया में जीती हुई है, पूरे इंडिया की सरकार है। कौन सी गवर्नमेंट है इस टाइम पे?
तो मोदी सरकार है, तो वो जो मोदी सरकार है वो हो गई यूनियन गवर्नमेंट। और स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो महाराष्ट्र में कौन सी चलती है अभी, शिवसेना का राज है अभी, तो वो शिवसेना क्या हो गई, स्टेट की गवर्नमेंट हो गई। ठीक है, अब देखते हैं फाइनली डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर क्या हो। द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इज द हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है वो डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन का हेड है, मतलब बात करें तो पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट का वो हेड होता है, मेन पर्सन होता है। ही इज अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। अब ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को चूज कौन करता है, हमें कैसे पता कि किसको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनाना चाहिए, तो वो काम होता है स्टेट की गवर्नमेंट का। इसके लिए एक एग्ज़ाम होती है जिसको बोलते हैं यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इस एग्ज़ाम को देने के बाद इसमें जो भी पास होता है, इसमें काफ़ी सारे स्टेजेस होते हैं, इंटरव्यू वगैरह, तो उसमें जो भी पास होता है वो फिर उनकी ट्रेनिंग ली जाती है। और ट्रेनिंग के बाद स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, उनको अपॉइंट करती है। अपॉइंट करना यानी कि इस पर्सन को किस डिस्ट्रिक्ट में जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे पर्सन होते हैं तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में फिर उनको अपॉइंट किया जाता है, वहाँ पे उनको भेजा जाता है। ठीक है, he has to perform many functions from collecting agricultural tax to maintaining law and order district। तो इसको बहुत सारे functions करने होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के बहुत सारे काम होते हैं। क्या क्या काम होते हैं, तो एग्रीकल्चर का टैक्स कलेक्ट करना, एग्रीकल्चर का टैक्स यानी जो फार्मर्स वगैरह होते हैं उनसे टैक्स कलेक्ट करना, और साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना यानी जितने भी काम हो रहे हैं डिस्ट्रिक्ट में वो लॉ के अनुसार होने चाहिए, है ना, कोई बुरा काम नहीं होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट में। ये सब देख रेख करना किसकी जिम्मेदारी है, तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की। वी कैन सी वॉट दिस फंक्शंस आर फ्रॉम द चार्ट गिवन बिलो। अब यहाँ पे आपको इस चार्ट में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के सारे फंक्शंस बताए गए हैं कि उसके क्या क्या काम होते हैं। पहला तो है एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम, दूसरा है लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड काम, जो भी लॉज बनाए गए हैं उससे रिलेटेड काम। फिर इलेक्शन जब होते हैं, तो आपको पता है इलेक्शन होते रहते हैं बार बार, तो इलेक्शन से रिलेटेड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की क्या जिम्मेदारी है। साथ ही साथ अगर कोई डिज़ास्टर आ जाता है डिस्ट्रिक्ट में, डिज़ास्टर का मतलब होता है कोई आपदा आ गई, या कोई जैसे अर्थक्वेक आ गया, या तूफान आ गया, या फिर फ्लड आ गया, तो वो सब डिज़ास्टर है। अभी कोरोना आ गया तो वो भी एक टाइप का डिज़ास्टर ही है। तो ऐसे टाइम पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के क्या क्या काम होते हैं ये सब हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का क्या काम है। तो फर्स्ट है टू कलेक्ट एग्रीकल्चरल टैक्स। ये हमने ऊपर भी देखा कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को एग्रीकल्चर से रिलेटेड टैक्स कलेक्ट करना होता है। अब आप कहोगे ये कलेक्टर खुद जाता है क्या टैक्स कलेक्ट करने, तो नहीं, इसके कुछ ऑफिशियल्स होते हैं, इसकी जो टीम होती है ये उनको बस ऑर्डर देता है और वो लोग जाके कलेक्ट करते हैं। फिर टू इम्प्लीमेंट लॉज रिलेटिंग टू एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर से रिलेटेड या फार्मर से रिलेटेड जितने भी लॉज हैं जो ऑलरेडी बने हुए हैं उनको ये इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश करता है। इम्प्लीमेंट कराना यानी लॉज को देखना कि लॉ एंड ऑर्डर अच्छे से फॉलो हो रहा है या नहीं। जो फार्मर्स हैं या जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड लोग हैं वो लॉज को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं या नहीं। अगर कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर नहीं कर रहे हैं तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का काम है कि जाके उस एरिया में ध्यान दे और लोगों से लॉज का पालन करवाए। टू प्रोवाइड रिलीफ इन केस ऑफ ड्रॉट एंड स्कार्सिटी ऑफ फॉडर। तो अगर कहीं पे ड्रॉट आ जाता है, ड्रॉट आना यानी सूखा पड़ जाना, अगर सूखा पड़ गया, ड्रॉट आ गया तो एग्रीकल्चर में बहुत सारी प्रॉब्लम होगी, क्रॉप्स ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो उस टाइम पे जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है उसको लोगों की पूरी हेल्प करनी पड़ती है। ठीक है, उसको क्या क्या काम करना पड़ेगा। फिर स्कैरसिटी ऑफ फॉडर, अगर फॉडर यानी होता है जो भी हम सीड्स वगैरह डालते हैं ना, या फिर फर्टिलाइजर्स वगैरह डाल रहे हैं एग्रीकल्चर के टाइम पे, खेती के टाइम पे, तो उसे फॉडर कहा जाता है। तो अगर फॉडर नहीं है प्रॉपर फार्मर्स के पास तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का काम है कि उन तक फॉडर पहुंचाया जाए। फिर ये तो था एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम, क्या क्या काम करना पड़ता है, उसको टैक्स कलेक्ट करना है। ठीक है, फिर एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो लॉज हैं वो इम्प्लीमेंट कराने हैं। फिर जो ड्रॉट अगर कहीं पे आ रहा है या स्कार्सिटी ऑफ फॉडर हो रहा है, स्कार्सिटी यानी कमी, फॉडर की कमी हो रही है, तो फिर उसको भी देख रेख करना है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को। ठीक है, नेक्स्ट हमें देखना है लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड क्या क्या काम है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के। सबसे पहला काम और इम्पॉर्टेंट काम, इस्टेब्लिश पीस इन द डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट में शांति बनाए रखना, पीस बनाए रखना। ठीक है, शांति बनाए रखना मतलब डिस्ट्रिक्ट में उसका जो भी एरिया है वहाँ पे दंगे वगैरह नहीं होने चाहिए,
है ना, कोई भी मूवमेंट अगर कर रहे हैं लोग, कोई आंदोलन कर रहे हैं, तो उस वहाँ पे जाके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को देख रेख करनी होती है कि कहीं पे दंगे वगैरह तो नहीं हो रहे, या फिर कहीं पे अशांति तो नहीं फैल रही, या किसी पर्सन की वजह से किसी दूसरे पर्सन को उसके राइट्स तो वैनिश नहीं हो रहे। ठीक है, ये सब देखना डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का काम है। टू मेंटेन सोशल हार्मोनी, हार्मोनी मतलब होता है यूनिटी या एकता बनाए रखना, तो लोगों के बीच एकता बनाए रखना। जैसे आपको पता है कि हिंदू मुसलमान को लेकर बहुत सारे दंगे होते रहते हैं कम्युनिटी में, सोसाइटी में, तो ऐसे जब मूवमेंट्स हो रहे हैं तो लोग एक दूसरे के साथ फाइटिंग पे उतर आते हैं, तो वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का काम है कि इन सबको जाके सुलझाए। ठीक है, ये जो भी पुलिस सेक्शन होगा वहाँ पे ऑर्डर दे देंगे ये कलेक्टर, और फिर वो पुलिस आके क्या करती है, इनको सुलझाती है दंगों को। टू रेस्ट्रिक्ट अनलॉफुल असेंबली, इम्पोज कर्फ्यू इफ़ रिक्वायर्ड, तो यहाँ पे इसको क्या करना है कलेक्टर को कि जो अनलॉफुल असेंबली है उसको रेस्ट्रिक्ट करना है। रेस्ट्रिक्ट करना यानी रोकना। असेंबली क्या होता है, असेंबली यानी लोगों का ग्रुप। तो कई बार हमने देखा है कि बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठा आ जाते हैं अनलॉफुल तरीके से। अनलॉफुल तरीका यानी जो लॉस के अनुसार नहीं है, जो लॉस के फेवर में नहीं है। जैसे कि बहुत सारे लोग एक साथ आ गए और उन्होंने दुकानों में पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है या रेलवे स्टेशन है वहाँ पे इन्होंने तोड़फोड़ करना शुरू कर दी, तो ये जो असेंबली है ये अनलॉफुल है ना। ये जो पूरा ग्रुप बना है लोगों का वो अनलॉफुल तरीके से, तो उसको रेस्ट्रिक्ट करना, उसको रोकने का काम भी किसका है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का। और अगर ज़रूरत पड़े तो कर्फ्यू भी इम्पोज कर सकता है। वो इम्पोज करना यानी लगाना, तो वो कर्फ्यू भी लगा सकता है। फिर है इलेक्शन ऑफिसर। इलेक्शन ऑफिसर यानी इलेक्शन के टाइम पे जो भी इलेक्शन की देखरेख करता है वो हो गया इलेक्शन ऑफिसर। टू एंश्योर स्मूथ कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस, अब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर क्या करेगा कि इलेक्शंस जो हैं वो सही तरीके से हो रहे हैं या नहीं। अगर सही तरीके से हो रहे हैं मतलब स्मूथली कंडक्ट हो रहे हैं, तो ये उसको एंश्योर करना है, ये उसको बिल्कुल फिक्स कर देना है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को कि अगर उसकी एरिया में कहीं इलेक्शंस हो रहे हैं तो वहाँ पे वो पुलिस को लगवाए, वहाँ पे पूरी सुविधा लगवाए, वहाँ पे एक डिसिप्लिन्ड वे में इलेक्शंस को कंडक्ट कराए। ये किसका काम है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का। फिर टू टेक नेसेसरी डिसीजंस रिलेटेड टू द इलेक्टोरल प्रोसेस। द इलेक्टोरल प्रोसेस मतलब इलेक्शन का प्रोसेस, इसको इलेक्टोरल प्रोसेस भी कहा जाता है। तो इलेक्टोरल प्रोसेस या इलेक्शंस के टाइम पे जो भी डिसीजंस ज़रूरी है उसको लेना। डिसीजंस कौन कौन से ज़रूरी हो सकते हैं ऐसे टाइम पे कि इलेक्शंस जो है वो इससे इस टाइम तक होंगे, इस प्लेस पर होंगे। ठीक है, ये सारे डिसीजंस कौन लेता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। टू अपडेट द वोटर्स लिस्ट। अब वोटर्स लिस्ट क्या होती है, देखिए आपको पता होगा कि हमारे इंडिया में एवरी 5 ईयर्स में क्या होता है, एवरी 10 ईयर्स में क्या होता है, सेंसस होता है, यानी कि पॉपुलेशन की काउंटिंग होती है, कितनी पॉपुलेशन है इंडिया में, है ना। तो उस अनुसार जितने भी नए लोगों का बर्थ होता है, ठीक है, और जितने भी डेथ होते हैं उन सबको काउंट किया जाता है। और जो लोगों का बर्थ हो चुका है और वो 18 के ऊपर हैं, 18 प्लस है उनकी एज में, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, वो लोग वोट कर सकते हैं। जो लोग 18 के ऊपर है वो लोग वोट कर सकते हैं। तो जब आप लोग 18 के ऊपर होंगे तो आपका नाम आपको डलवाना पड़ेगा किसमें, वोटर्स लिस्ट में, तभी आपका वो जो वोटर आईडी कार्ड होता है ना या इलेक्शन कार्ड होता है वो बन पाएगा। तो ये वोटर्स लिस्ट को अपडेट करने का काम, अपडेट करना यानी जो लोग 18 के ऊपर हैं उनका नाम को वोटर लिस्ट में डाल देना, जिन लोगों की डेथ हो चुकी है उनके नाम को वोटर लिस्ट से हटा देना। इसका मतलब होता है वोटर लिस्ट को अपडेट करना। तो वो काम भी किसका है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का। ठीक है, तो ये एज अ इलेक्शन ऑफिसर भी कौन काम कर रहा है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। फिर है डिज़ास्टर मैनेजमेंट। डिज़ास्टर मैनेजमेंट यानी मैंने आपको डिज़ास्टर का मतलब बताया। डिज़ास्टर क्या होता है, किसी भी टाइप की आपदा या फिर कोई बुरा काल, जैसे कि तूफान आ गया, बाढ़ आ गई, है ना, फ्लड आ गया, या फिर अर्थक्वेक आ गया, तो ये सारे डिज़ास्टर्स है। इनका मैनेजमेंट करना, तो ऐसे टाइम पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को पूरी डिस्ट्रिक्ट को हैंडल करना है। और वो किस तरह से करेगा ये देखते हैं। टू टेक क्विक डिसीजंस ड्यूरिंग टाइम ऑफ डिज़ास्टर एंड प्रिवेंट और मिनिमाइज द डैमेज। अब जब डिज़ास्टर आ गया है तो क्विक डिसीजंस लेने हैं उसको, जैसे अर्थक्वेक आ गया तो अब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को क्विक डिसीजन लेना है कि अब क्या क्या करना है उसे। जैसे जिन लोगों के घर तबाह हो गए उनको फूड वगैरह प्रोवाइड करना, उनको घर वगैरह प्रोवाइड करना, ये सब भी काम किसका है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का।
एंड प्रिवेंट और मिनिमाइज द डैमेज, जो भी डैमेज हुआ है, जो भी वहाँ पे हानि हुई है, जैसे बिल्डिंग्स वगैरह अगर गिर गए है ना, तो उनको भी प्रिवेंट करना या मिनिमाइज करना। प्रिवेंट तो नहीं कर सकते अर्थक्वेक के केस में क्योंकि सब कुछ टूट फूट चुका है, लेकिन उसको मिनिमाइज किया जा सकता है। मिनिमाइज कैसे करेंगे, तो वहाँ पे जो भी लोग हैं उनको एक सेफ प्लेस तक हम पहुँचा सकते हैं ताकि वहाँ पे जो भी हानि होने वाली है वो कम हो। अब टू गिव ऑर्डर्स टू द डिज़ास्टर मैनेजमेंट यूनिट्स और सेल्स। अब अगर कोई डिज़ास्टर आता है डिस्ट्रिक्ट में तो उससे रिलेटेड जो भी यूनिट्स बनाए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, डिज़ास्टर मैनेजमेंट यूनिट यानी एक ऐसा ग्रुप होता है गवर्नमेंट के लोगों का जो डिज़ास्टर्स को हैंडल करने में या वहाँ तक सारी सुविधा की सामान पहुँचाने में, बेसिक नीड्स पहुँचाने में हेल्प करते हैं। तो उनको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑर्डर दे सकता है कि तुम इस प्लेस पे जाओ, यहाँ पे डिज़ास्टर आया है और तुम ये काम वहाँ पे जाके करो। फिर है टू रिहेबिलिटेट दोज अफेक्टेड बाय अ डिज़ास्टर। तो जिनको भी डिज़ास्टर की वजह से जिन भी लोगों को हानि पहुँची है, जिनके भी घर वगैरह टूटे हैं या जिनका सब कुछ डिज़ास्टर में ख़त्म हो चुका है, ऐसे लोगों को रिहेबिलिटेट करना यानी वापस से उनको एक सेफ प्लेस तक पहुँचाना या फिर उनकी बेसिक नीड्स को पूरा करना। ये सब काम किसके, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के। तो हमने यहाँ पे 4 टाइप के काम देखे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के। एग्रीकल्चर सेक्शन में किस प्रकार वो काम कर रहा है, लॉ एंड ऑर्डर को कैसे वो मेंटेन कर रहा है, इलेक्शन ऑफिसर यानी इलेक्शन के टाइम पे वो एज अ इलेक्शन ऑफिसर काम कर रहा है। आपको फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जा सकता है कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑल्सो एक्ट्स एज अ डैश या फिर डैश एक्ट्स एज अ इलेक्शन ऑफिसर, तो आंसर क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। फिर डिज़ास्टर के टाइम पे वो कैसे लोगों की मदद करता है, ये सब हमने देखा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, डू यू नो वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन सोशल हारमोनी। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि सोशल हारमोनी यानी सोसाइटी में यूनिटी या एकता कैसे बनानी चाहिए या फिर क्यों उसको इम्पॉर्टेंट माना जाता है। देखिए, द डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, डिस्प्यूट्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स इन द सोसाइटी मस्ट बी रिजॉल्व्ड बाय पीसफुल मीन्स। ठीक है, तो हमारे सोसाइटी में बहुत सारे अलग अलग लोग रहते हैं। ठीक है, बहुत सारे अलग अलग कास्ट के लोग रहते हैं, बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग रहते हैं। तो सबका ओपिनियन है ना, उनके विचार, उनके थॉट्स सब कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं। फिर उनके बीच में डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। डिस्प्यूट्स यानी बहस वगैरह हो सकती है उनके बीच में। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। किसी के थॉट्स बोलते हैं कि हमें यहाँ पे नहीं रहना चाहिए, किसी के थॉट्स बोलते हैं हमें इसी प्लेस पे रहना चाहिए। कोई बोलता है कि हम नॉनवेज खाएंगे, कोई बोलता है हम नॉनवेज नहीं खाएंगे, है ना। फिर कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनके बीच में यानी झगड़े वगैरह हो सकते हैं। तो इन सबको रिजॉल्व करना बहुत ही ज़रूरी है। लोगों के बीच में जो झगड़े होते हैं, जो बहस होती है, इन सबको रिजॉल्व करना बहुत ही ज़रूरी है। और रिजॉल्व भी कैसे करना है, सॉल्व भी कैसे करना है उसे, एकदम शांति वाले तरीके से, पीसफुल मैनर से। हाउएवर व्हेन दिस डज नॉट हैपन इट गिव राइज टू टेंशंस। लेकिन अगर दो लोग झगड़ रहे हैं, उन दोनों को हमने समझा बुझा के झगड़ों को सॉल्व नहीं किया, तो इसकी वजह से वो दोनों क्या कर सकते हैं, मारपीट कर सकते हैं। तो ऐसे केस में मर्डर वगैरह भी हो सकता है ना। तो इसीलिए इनको पीसफुल मैनर से सुलझाना बहुत ज़रूरी है। इफ़ दिस लीड्स टू वायोलेंट इंसिडेंट्स इट डिस्टर्ब सोशल हार्मोनी। तो अगर यहाँ पे कोई वायोलेंट इंसिडेंट हो गया, वायोलेंट इंसिडेंट यानी मारधाड़ वाली बात तक अगर बात पहुँच गई या मर्डर वगैरह जैसा केस हो गया, तो सोशल हार्मोनी, सोसाइटी में जो यूनिटी है वो डिस्टर्ब हो जाएगी पूरी तरह से, है ना। दुश्मनी ज़्यादा बढ़ जाएगी सोसाइटी में। इट एक्ट्स एज एन ऑब्स्टैकल टू आवर प्रोग्रेस, पब्लिक प्रॉपर्टी इज़ डैमेज्ड। ठीक है, तो अगर सोसाइटी की हार्मोनी यानी सोसाइटी की यूनिटी ख़त्म हो गई तो वो एक तरह से ऑब्स्टैकल है, एक तरह से रुकावट है हमारी प्रोग्रेस में। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग अगर साथ होंगे तो ही हम प्रोग्रेस कर पाएंगे। क्यों हम अकेले प्रोग्रेस नहीं कर सकते क्या? तो बिल्कुल नहीं कर सकते। देखिए, अगर आप कहीं पे रहते हैं किसी प्लेस पे और आपके साइड में मान लेते हैं आपके जो नेबर्स हैं वो पंजाबी है और आप एक मराठी हो, ठीक है, आप मराठी हो, आपके नेबर्स पंजाबी है। तो अगर आप बहुत टाइम तक साथ रहते हो तो हम देखते हैं कि हम अगर मराठी हैं तो हमें भी पंजाबी थोड़ी थोड़ी आने लगती है। तो इससे आपकी प्रोग्रेस ही हुई ना, कि आपको मराठी तो आती ही थी, आपको पंजाबी भी आ गई। तो ऐसे, या फिर आपका कोई फ्रेंड है, ठीक है, उसको कोई एक आर्ट पसंद है, मान लीजिए ड्राइंग पसंद है, आप उसके साथ रहते हो तो आपको भी बहुत
ड्राइंग में इंटरेस्ट आ गया फिर या फिर आपका भी उसमें करियर बन गया, तो आपकी तो इसमें क्या हुई, आपकी प्रोग्रेस हुई। तो ऐसे सोसाइटी में एक साथ जब हम रहते हैं तो हमारी क्या होती है, प्रोग्रेस होती है। लेकिन सोसाइटी में अगर यूनिटी ही नहीं है, एकता ही नहीं है, कोई किसी से बात ही नहीं कर रहा है, सब अकेले अकेले रह रहे हैं, तो फिर क्या होगा, हमारी प्रोग्रेस हो पाएगी क्या, बिल्कुल नहीं हो पाएगी, है ना। पब्लिक प्रॉपर्टी इज डैमेज, तो अगर सोसाइटी में यूनिटी नहीं है तो पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज होती है। कैसे, अगर सोसाइटी में यूनिटी नहीं है तो फिर मूवमेंट्स किए जाते हैं, है ना, लोग अलग अलग आंदोलन करते हैं। मान लीजिए अभी 26 जनवरी का केस था, वहाँ पे माना जा रहा है कि कुछ किसानों ने क्या किया, जो बस स्टैंड थे दिल्ली वगैरह के या बस वगैरह थी, उनको पूरी तरह से अपने ट्रैक्टर्स लेके आए और उनको तोड़ दिया। तो ये पब्लिक प्रॉपर्टी का उन्होंने डैमेज किया, पब्लिक प्रॉपर्टी को उन्होंने ख़राब किया। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मेक एफर्ट्स टू प्रिवेंट सच अकरेंसेस बट इट इज़ द ड्यूटी ऑफ सिटीजन्स टू ऑल्सो टू हेल्प मेंटेन सोशल हार्मोनी। अब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का तो काम है ही कि वो सोशल हार्मोनी को मेंटेन करे, यूनिटी को मेंटेन करे, बट ये सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का काम नहीं है, ये हम लोगों का भी काम है, यानी सिटीजन्स का, जो डिस्ट्रिक्ट में लोग रह रहे हैं, नॉर्मल पीपल हैं, उनका भी काम है कि वो सोसाइटी की हार्मोनी को बनाए रखें। ठीक है, फिर हमें देखना है तहसीलदार के बारे में। तहसीलदार क्या होता है, ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के नीचे काम करते हैं, है ना। पहले तो तहसील क्या होता है, देखिए कोई डिस्ट्रिक्ट है अगर, तो डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारी तहसील होती है और उन तहसील्स में बहुत सारे क्या होते हैं, विलेजेस होते हैं छोटे छोटे। तहसील को दूसरा नाम है तालुका, तहसील को ही तालुका भी कहा जाता है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब तहसीलदार जो है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के नीचे काम करता है, मैंने कहा। तो डिस्ट्रिक्ट, अगर पूरी डिस्ट्रिक्ट है तो उसका मेन कौन है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। मैंने अभी बताया कि डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारी क्या होती है, तहसील या तालुका होती है। अब ये जो बहुत सारी तहसील है ना, इनमें से एक तहसील का मेन होता है, हेड होता है तहसीलदार, ठीक है। ऐसे अलग अलग तहसील के अलग अलग तहसीलदार होंगे। देयर इज़ अ तहसीलदार फॉर एवरी तालुका और तहसील। तो डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी तालुका हैं, जितने भी तहसील हैं, सबके लिए एक क्या होता है, तहसीलदार होता है। एज अ जुडिशियल ऑफिसर ही गिव जजमेंट्स टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स एट द लोकल लेवल। अब ये तहसीलदार करता क्या है, ये अगर किसी उसकी तहसील में अगर लोगों के बीच में झगड़े हो रहे हैं तो उनको सुलझाने के लिए ये जजमेंट्स देता है। जजमेंट्स देना यानी दो लोग अगर झगड़ रहे हैं तो उनका कोई मुद्दा है, मान लीजिए कि ये बोलता है कि सामने वाले ने चोरी की है और ये बोल रहा है मैंने चोरी नहीं की, तो तहसीलदार क्या करेगा, उनकी पूरी जांच पड़ताल करेगा, है ना, पूरे मुद्दे को जानेगा, उसके पीछे का जो भी स्टोरी है उसको समझेगा और फिर वो तहसीलदार बताएगा, एक फाइनल जजमेंट देगा कि इस पर्सन ने चोरी की है या नहीं की है। तो ये होगा जजमेंट देना। अब तहसीलदार जो है उसको यहाँ पे जुडिशियल ऑफिसर कहा गया है। जुडिशियल ऑफिसर मतलब जो जुडिशियरी से रिलेटेड है। जुडिशियरी यानी, जुडिशियरी का मतलब होता है कोर्ट, जैसे हाई कोर्ट हो गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, ये सब आते हैं जुडिशियरी में। तो तहसीलदार को जुडिशियल ऑफिसर क्यों कहा गया है, क्योंकि हाँ अगर कोई केस करना है, ठीक है, केस करना है, हम कोर्ट में जा रहे हैं, तो कोर्ट में जाने पर क्या होता है, जो जज साहब होते हैं, जज होते हैं, वो फाइनल फैसला सुनाते हैं कि भाई कौन सही है कौन गलत है, और जो गलत है उसको सज़ा भी देते हैं। तो वैसा ही काम कौन कर रहा है यहाँ पे, तहसीलदार भी वही काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है, लोगों को बताने का काम कर रहा है कि कौन सही है कौन गलत है। इसीलिए तहसीलदार को कहा गया है कि ये कौन है, ये एक जुडिशियल ऑफिसर है। द तहसीलदार हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंटेनिंग पीस एंड ऑर्डर इन द तालुका। तो तहसीलदार की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इसका काम क्या है कि पूरी तालुका में या पूरी तहसील में पीस एंड ऑर्डर यानी शांति को और लॉस को सब लोग फॉलो करें, ऐसा माहौल वहाँ पे उसे बनाना है, शांति बनाए रखनी है, कॉन्फ्लिक्ट्स को यानी झगड़ों को सुलझाना है। ठीक है, तो ये हमने देखा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और तहसीलदार और उनके काम क्या क्या है। ठीक है, आई होप दिस इज़ क्लियर।